केरल के वायनाड पहुंची है स्मृति ईरानी। वायनाड में रोड शो करने के लिए स्मृति ईरानी पहुंची है। आपको बता दें कि राहुल गांधी का गढ़ कहा जाता है वायनाड, कांग्रेस की स्ट्रॉन्ग सीट कही जाती है वायनाड को। इस बीच बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्रन वहां पर उतरे हैं मैदान में बीजेपी की तरफ से। उनके समर्थन में रोड शो स्मृति ईरानी करने जा रही है। बीजेपी प्रत्याशी के सुरेंद्रन आज अपना नामांकन करेंगे और इस बीच स्मृति ईरानी उनके नामांकन में मौजूद रहने वाली। केरल से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि यहां पर के सुरेंद्रन के द्वारा यह भी कहा गया था जब उनको बतौर प्रत्याशी टिकट दिया गया था बीजेपी के द्वारा कि जो हाल राहुल गांधी का अमेठी में हुआ था वही यहां पर दोहराएगा सिलसिला और वही हाल केरल में के वायनाड में भी होता हुआ नजर आएगा। और इस सब के बीच में आज क्योंकि नामांकन करने के लिए के सुरेंद्रन जाने वाले हैं, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंच चुकी है वायनाड और यहां पर उनका रोड शो रहने वाला है। अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोट जनता से मांगती हुई नजर आने वाली हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। और राहुल गांधी के लिए वायनाड एक सेफ सीट कही जाती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी काफी आश्वस्त नजर आ रही है अपने वादों को लेकर, अपनी गारंटीज को लेकर और अपने जनता के साथ में संवाद को लेकर। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी साउथ को लगातार साधने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच केरल का यह दौरा कई मायनों में खास। स्मृति ईरानी फिलहाल आज वायनाड पहुंच गई हैं। अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोट उनके द्वारा मांगे जाएंगे। वायनाड में रोड शो वो करेंगी, बड़ा ये रोड शो जिसको लेकर सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी सभी तैयारियां कर ली गई हैं, चाक चौबंद कर लिए गए हैं सुरक्षा व्यवस्था के। आपको बता दें कि राहुल गांधी इस बार भी वायनाड से ही लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है। कल तस्वीरें सामने आई थी जहां पर वो अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ में मौजूद रहे। उनके दोनों भाई बहनों के द्वारा रोड शो किया गया, जनता के साथ में संवाद किया गया, जिसके बाद वो अपना नामांकन करने के लिए पहुंचे। और आज बीजेपी के द्वारा नामांकन किया जाएगा। बीजेपी प्रत्याशी के सुरेंद्रन अपना नामांकन करने जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के सुरेंद्रन के साथ में मौजूद रहने वाली हैं और उससे पहले दोनों नेता यहां पर रोड शो करते हुए भी नजर आएंगे। वायनाड हमेशा से कांग्रेस के लिए सुरक्षित सीट रही है। 2009 में अस्तित्व में आई वायनाड सीट से हमेशा कांग्रेस ही जीतती रही है। इस बीच बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज होने वाला है। ज्यादा जानकारी के साथ में हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ी हैं। अदिति, फिलहाल स्मृति ईरानी पहुंच चुकी हैं और जो तस्वीरें कल सामने आई थी रोड शो की, कुछ ऐसी ही तस्वीरें आज कहा जा रहा है सामने आएंगी। क्या बीजेपी वाकई में वायनाड में इस बार हिस्ट्री को रिपीट नहीं होने देगी और अपनी जीत हासिल कर पाएगी? आपने कहा कि कांग्रेस का 2009 से वहां पर जब से अस्तित्व में आई है तब से कांग्रेस का ही परचम लहरा रहा है। अब आप देखिए कि वायनाड मतलब राहुल गांधी, और राहुल गांधी की विरोधी या फिर राहुल गांधी के सामने अगर कोई चेहरा आता है तो वो नरेंद्र मोदी के साथ साथ स्मृति ईरानी का आता है। वजह है अमेठी की सीट। अमेठी की सीट से राहुल गांधी को हराया था स्मृति ईरानी ने और उसके बाद अमेठी में तो चैलेंज किया ही किया, साथ में रायबरेली में भी स्मृति ईरानी चैलेंज कर चुकी है। आप देखिए, वो बात अलग है कि आरएसएस और बीजेपी अलग स्तर पर संगठन को खड़ा कर रही है केरला में, लेकिन केरला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि वहां पर राहुल गांधी है और राहुल गांधी को हर जगह से पॉलिटिकली बेदखल करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जाहिर तौर पे दोनों एक दूसरे के विरोधी पार्टी हैं। ऐसी स्थिति में आज स्मृति ईरानी का वहां पहुंचना इस बात को पुख्ता करता है कि राहुल गांधी जहां जहां भी जाएंगे उनके विपक्ष के तौर पर स्मृति ईरानी ही चेहरा। और अब जैसे आपने कहा के सुरेंद्रन के साथ आज रैली निकालने वाली है और स्मृति ईरानी हर वो विकास के कार्य के बारे में कहेंगी जो इतने सालों अमेठी में नहीं हुआ और फिर एक बार के कार्यकाल में स्मृति ईरानी ने करवा दिए। और वहां जाकर भी उन सारी बातों को दोहराया जाएगा कि अमेठी में इतने लंबे समय तक राज करने के बाद, रायबरेली में इतने लंबे समय तक राज करने के बाद न सड़कें हैं, न पानी थी, न बिजली था और वो जब गई तब कराया। तो आज स्मृति ईरानी आपको चैलेंजिंग मोड में एक बार फिर नजर आएंगे। हालांकि वो अक्सर हमेशा चैलेंजिंग मोड में होती हैं और जब राहुल गांधी सामने होता है तो उनके तेवर अलग होते हैं। ऐसी स्थिति में केरला को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि वहां से राहुल गांधी हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर एक माइनॉरिटी प्रत्याशी भी उतारा है क्योंकि इस बार केरला को कहीं ना कहीं सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि उस पर से कांग्रेस। और अदिति, के सुरेंद्रन तो पहले से ही कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है। जब उन्हें प्रत्याशी घोषित किया गया, उनके बयान सामने आए, उन्होंने कहा कि जो हाल अमेठी में राहुल गांधी का हुआ था वही हाल अब वायनाड में होने वाला है। देखिए, जब आरोप प्रत्यारोप बयानबाजी होती है तो हर प्रत्याशी कॉन्फिडेंट नजर आता है। 4 लाख की जीत से राहुल गांधी वायनाड के सांसद बने हैं और हर 3 महीने में राहुल गांधी वायनाड जाते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का तरीका अलग है। भारतीय जनता पार्टी विकास के कार्यों को
आपने देखा कि काशी में भले ही हमेशा से बीजेपी की सीट रही हो, काशी में हिंदुत्व का परचम लहराया हो, लेकिन नरेंद्र मोदी के बाद काशी की काया पलट हो गई। तो उस विकास की बात आज वहां पर जाकर की जाएगी, क्योंकि देखिए हिली एरिया है वायनाड, वहां पर जब बारिश आती है, वहां पर जब तमाम चीजें होती हैं तो बहुत ज्यादा जोखिम वहां के लोगों को होता है। तो अगर सरकार वहां पर काम विकास के कार्यों की बात करती है या लेकर आने का दावा करती है तो जाहिर तौर पे वायनाड के लोगों का उत्थान हो सकेगा। तो अच्छा अदिति, मैं यही आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि आप खुद केरल में मौजूद रही, आपने वहां से शोज भी करे, उस बीच क्योंकि दक्षिण भारत और उत्तर भारत में काफी अंतर है और ये पॉलिटिकली भी हमें चुनावों के रिजल्ट्स में देखने को मिलता है। ऐसे में दक्षिण भारत में जब हम वायनाड की बात करते हैं तो वहां की जनता किस आधार के ऊपर अपने प्रत्याशी को वोट डालने के लिए पहुंचती है? देखिए, जो उनके साथ खड़ा हो, लेकिन केरला की राजनीति भले ही पश्चिम बंगाल जैसी हो, केरला में लेफ्ट रहा है और लंबे समय पश्चिम बंगाल में लेफ्ट रहा है, तो राजनीति में बहुत सिमिलैरिटी है, हिंसा भी है और वहां पर जो तरीके हैं वो भी बहुत है और बहुत केरला की स्थिति जो आज है पॉलिटिकल, वो बहुत ज्यादा जिसे बोलते हैं आम जन के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। लेकिन 18 सीटों पर चुनाव लड़ा कांग्रेस ने, 16 सीटों पर आई। लेफ्ट का अस्तित्व खुद खतरे में है, अभी कांग्रेस वहां पर बेहतर स्थिति में है और भारतीय जनता पार्टी के लिए जितना महत्वपूर्ण जम्मू कश्मीर में सरकार में आना है उतना ही महत्वपूर्ण केरल में आना है। और वो उसकी वजह अलग हो सकते हैं राष्ट्रवाद के, लेकिन आपने कहा कि केरल के लोग क्या चाहते हैं। देखिए, फिलहाल घर घर तक नरेंद्र मोदी का नाम पहुंच गया है, लेकिन ये कह पाना सही नहीं होगा कि क्या वो वोटों में कन्वर्ट हो पाएगा। क्रिश्चियन फैमिली तक, हर घर तक आरएसएस का वर्कर, भारतीय जनता पार्टी का वर्कर मैन टू मैन मार्किंग किए हुए हैं। इस बार का जो क्रिसमस था वो आरएसएस के लोगों ने, भाजपा के लोगों ने क्रिसमस फैमिलीज के साथ में मनाया है। आप इसको डिकोड करके, आप इसको और फर्दर डिस्टिल करके समझिए, वहां पर 2 बड़ी जातियां हैं। क्यों इतने लंबे समय तक, आजादी के बाद से, अंग्रेजों के समय से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस वहां काम कर रहा है, लेकिन क्यों नहीं घुस पाया? तो अंग्रेजों के समय के बाद से ही लेफ्ट ने वहां पर अपना गढ़ बना लिया था और क्योंकि वहां पर 2 बड़ी जातियां हैं, एक क्रिश्चियन है, एक माइनॉरिटी है, और ये दोनों वो जातियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी के उस इन्फ्लुएंस से बाहर रही हैं। इसलिए देश भर की स्ट्रैटेजी अलग और केरला की स्ट्रैटेजी अलग। अच्छा, क्योंकि अदिति आप जातियों का जिक्र कर रही हैं और घोषणा पत्र भी बीजेपी का जारी किया जाने वाला है, जिसमें ये कहा जा रहा है, जो सोर्सेज बता रहे हैं कि ज्ञान, यानी कि जो 4 जातियां प्रधानमंत्री जिक्र करते हैं, चाहे वो गरीब, अन्नदाता, किसान और युवा हुआ, उनके ऊपर फोकस रहने वाला है, महिलाओं के ऊपर फोकस रहने वाला है। क्या इन गारंटीज और इन 4 जातियों का जिक्र आज भी स्मृति ईरानी करती हुई नजर आ सकती है और इसके बेसिस पे हुंकार भरती हुई नजर आ सकती है? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो जहां तक हम केरला के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो एक बात समझनी जरूरी है कि भले ही नरेंद्र मोदी का नाम घर घर तक पहुंच गया, लेकिन वो वोटों में कन्वर्ट हो जाए ये तय नहीं है। और फिलहाल राहुल गांधी और उनकी टीम वायनाड के लिए तो कम से कम बेहद कॉन्फिडेंट मान रहे हैं। दूसरी बात, आपने कहा ज्ञान। देखिए, आप अगर पूरे चुनाव प्रचार को, और आज से नहीं, पूरे चुनाव प्रचार को पिछले 3-4 साल से देखेंगे तो शुरुआत हुई थी 161 सीटें जहां पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत पाई थी 2019 में, वहां की तैयारी, फिर मिशन साउथ शुरू हुआ था, इस तरीके से। तो वहां पे पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने SC, ST, OBC पर साधा, क्योंकि जो विपक्ष था वो जातियों पर राजनीति कर रहा था, पटना से शुरू हुई थी। फिर भारतीय जनता पार्टी ने इसको अलग लेवल पे कर दिया, पहले लाभार्थियों की एक जाति खड़ी कर दी, एक वोट बैंक लाभार्थियों खड़ा कर दिया जो जाति से परे था, जिसके घर में विकास गया वो एक लाभार्थी वोट बैंक है। अब उसको भी फर्दर कर दिया, किसान जाति, जिस युवा का आप जिक्र कर रहे हैं, युवा किसान जाति, ये तमाम वो जातियां हैं जो पूरे देश को कवर करती हैं, वो जातियों में नहीं बटती। अगर इनका उत्थान होता है तो पूरा देश कवर होता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने माइंडफुली, साइकोलॉजिकली इसको स्टैब्लिश करा है कि घर घर तक, एक तो हम 400 पार, हार जीत की बात ही नहीं, 400 पार, और युवा, जो पूरा युवा का नाम है, जिसमें नारी है, जिसमें किसान है, इन सबको अगर कवर कर लिया तो ये एक अलग वोट बैंक बन के तैयार होता है। इसमें ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना ईसाई है, ना कोई OBC है, ना कोई SC है, ना कोई ST है, इसमें सब कुछ आता है। ठीक है अदिति, फिलहाल नजरें लगातार इस पूरे रोड शो के ऊपर और नामांकन जो उनके द्वारा किया जाएगा, के सुरेंद्रन के द्वारा, न बनी हुई हमारी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए और समीकरणों को और संभावनाओं को समझाने के लिए।